Hello everyone. Now let's see a short bit about enzymes. The structure of enzymes, in which we will see how enzyme is active enzyme and how it is an inactive enzyme. Then we will study about metabolism, a short discussion on metabolism. Okay. So first of all, what is cofactor? This bit is given at the end of NCERT. Cofactors. ओके जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा, को फैक्टर साथ में रहने वाले फैक्टर या फिर साथ में रहने वाली एंटिटी, ये कोई ऐसी चीज रहेंगी जो साथ में आने के बाद दो लोग जब साथ में आ जाते हैं तो कैसे काम ठीक से चल पाता है, अकेले बंदे से काम नहीं होता तो दूसरा उसको हेल्प करता है। सो इस तरीके से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को साथ में आने के बाद, एंजाइम के साथ में आने के बाद और अच्छे से वो एंजाइम एक्टिविटी कैरी आउट हो सकती है। So actually enzymes are proteins. आपको पता है enzymes, most of the enzymes are proteins, right? We have seen this in the properties of enzyme. These protein molecules, they are actually inactive state. Normally these proteins or the enzymes are present in inactive states whenever another substance attaches to that. जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल ले लेंगे तो सबसे पहले ये इनएक्टिव रहते हैं, सो इनएक्टिव प्रोटीन्स रहते हैं एंजाइम्स एक्चुअली। जब उसके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, दैट सेकेंड मॉलिक्यूल इज नोन एज कोफैक्टर। सो व्हेन दैट कोफैक्टर बाइंड्स और जॉइंस टू द इनएक्टिव प्रोटीन, देयरफॉर देन दैट प्रोटीन विल बिकम एक्टिव वन एंड दैट इनएक्टिव एंजाइम, जो पहले इनएक्टिव था वो एंजाइम, सो दैट एंजाइम विल नाउ बिकम एक्टिव एंजाइम। अब वो प्रोटीन एंजाइम क्या बन जाएगा? एक्टिव एंजाइम। मतलब क्या? एक जो एक्टिव एंजाइम है, सो दैट एक्टिव एंजाइम इज नोन एज होलोजाइम या होलो एंजाइम। होलोजाइम या होलो एंजाइम उसको बोलते हैं एक्टिव एंजाइम। इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीनस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनस पार्ट। Proteinous part plus non-proteinous part. Proteinous part is known as apoenzyme. Proteinous part is known as apoenzyme plus non-proteinous part is known as cofactor. Non-proteinous part is known as cofactor. So जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूं. For example, in previous lecture we have seen how glucose is converted in presence of ATP into ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होता था इसके अंदर 6th पोजीशन पे, प्लस एडीपी बन जाता था। दिस रिक्वायर्ड हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, ये एंजाइम अपन ने यूज किए थे। ट्रांसफरेज का एग्जांपल था क्या ये? ट्रांसफरेज में अपन ने रिएक्शन देखे थे। ग्लूकोज इट इज एडेड विथ 1 फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है, उसमें का एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा एंड दैट फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड हियर एट 6th कार्बन, सो ग्लूकोज बिकम्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और ट्राइफॉस्फेट का हो जाएगा डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप निकल के चले गए। So there is transfer of phosphate group between two molecules. So the example is glucokinase. This glucokinase is a transferase kind of enzyme. But this enzyme cannot work alone. It needs magnesium ions, Mg2+. Mg2+, magnesium ions to do work. तभी जाके वो काम कर पाएगा। और फिर यहाँ पे हो रहा क्या? Otherwise glucokinase remains inactive. Glucokinase काम नहीं कर सकता। So वो तो है प्रो एंजाइम, मेन एंजाइम है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा अनलेस द मैग्नीशियम आयंस कम एंड बाइंड विथ दिस ग्लूकोकाइनेज। सो यहाँ पे जो ग्लूकोकाइनेज है वो अपना प्रोटीनस पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज योर एपोएंजाइम। एंड मैग्नीशियम आयंस हियर दे एक्ट एज कोफैक्टर, दे आर नॉन प्रोटीनस, मेटल आयन। सो जब एपोएंजाइम से कोफैक्टर बाइंड होगा तभी जाके आपको एक्टिव एंजाइम मिलेगा। When a cofactor binds to apoenzyme, then only apoenzyme gets converted into active enzyme, and that active enzyme is known as holoenzyme. Active enzyme is known as holoenzyme. समझ रहा है क्या बात है? अगर if you remove cofactor from this apoenzyme, what happens? If you remove cofactor, so what will happen? Cofactor निकाल दो, so the proteinous part will become inactive protein, inactive enzyme. Means what? Cofactor is responsible for catalytical activity of enzyme. Cofactor is responsible for catalytic activity of any enzyme.
Without cofactor, enzyme becomes catalytically inactive, and when you add cofactor, the enzyme becomes catalytically active. Important addition नीट में आकर गए वाली है. If cofactor is removed, the enzyme becomes inactive. If cofactor is added to apoenzyme, it becomes catalytically active enzyme known as holo enzyme. Okay, so ये formula याद रखो. Holo enzyme is equal to apoenzyme, that is proteinous part, plus cofactor, that is non-proteinous part. Okay, now these cofactors can be of three types. तीन प्रकार के हो सकते हैं. अपने को वही देखना है बीट पूरा. So what are cofactors? There are three types. Prosthetic groups, prosthetic group. दूसरा रहेगा कोएंजाइम मॉलिक्यूल, और तीसरा रहेगा तुम्हारा मेटल आयंस. मेटल आयन नोट करते चलो साथ ही साथ. दिस इज नॉट फॉर स्टेट बोर्ड. प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको बोलेंगे? इट इज टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल. इट बाइंड्स टाइटली टू एपोएंजाइम. इसकी बाइंडिंग कैसे रहेंगे? एपोएंजाइम के साथ में टाइट रहेंगे. फॉर एग्जांपल एपोएंजाइम है, उसके साथ में कोई तो भी एक कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है. सो ये जो बाइंडिंग रहेगी, दिस बाइंडिंग इज वेरी strong binding. The molecules are tightly bound here. Okay, whereas the coenzyme is also a molecule, a non-proteinous molecule, whose binding is loose binding. It is loosely, it binds loosely bind with loosely binds with your apoenzyme. And the binding is a transient binding. Transient मतलब temporary binding. ठीक है, जैसे कि ये आपका एपोएंजाइम है. ओके, यहाँ पे आपका जो कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड होने वाला है, सो द बाइंडिंग इज अ ट्रांजिएंट काइंड ऑफ बाइंडिंग. फॉर एग्जांपल दिस इज कोएंजाइम ए. ओके, सो यहाँ पे फर्क इतना ही है. दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये भी ऑर्गेनिक रहेंगे, ये भी ऑर्गेनिक. Okay, this is inorganic metal ions, directly inorganic molecules. These are organic molecules. Okay, so organic molecule whose binding is tight with the apoenzyme, it is called prosthetic group. Whereas the organic molecule which binds loosely and transiently, temporarily with the apoenzyme, it is called coenzyme. And whenever directly a metal ion is involved in the reaction, it acts as cofactor. So that metal ion, for example zinc, magnesium, अलग-अलग metal ions रहेंगे. Calcium ions they also play important role. Potassium ions, chloride ions, Na+, H+. So कई सारे ions हो सकते हैं. They can act as your metal ions. Sorry, हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस निकाल लो. ये जो मेटल्स अपने Zn, Mg, Ca+, ये मेटल्स यहाँ पे रिएक्शन में काम करेंगे. जैसे कि अभी की रिएक्शन में अपन ने देखे, मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर हेक्सोकाइनेस, दैट इज योर ग्लूकोकाइनेस. ओके, वन बाय वन लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. फॉस्फो अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल अगर बात करूं मैं, सो peroxidase, catalase, these enzymes are present in peroxisome of your cell. It is the site of synthesis of H2O2. So ये जो enzymes है peroxidase, catalase, these are inactive enzyme in peroxisomes. When heme group binds to it, इनको कौन सा group bind होना चाहिए? Heme group. Then that peroxidase becomes active peroxidase. Catalase, when heme group binds to it, it becomes active catalase. Okay, so then that active peroxidase will help in formation of peroxide. Catalase will help in breakdown of that peroxide. Okay, so ये heme group यहाँ पे it binds tightly to the peroxide and it acts as a prosthetic group here. Okay, so example क्या है? Heme group present in peroxidase catalase. Okay, दूसरा example अगर मैं इसका देखूं, so coenzyme A molecule it binds loosely to various molecules. For example acetyl group के साथ में coenzyme में attach हो सकता, so it becomes acetyl coenzyme. कई सारे अपने जो कोई भी अलग अलग एंजाइम्स रहेंगे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, वहां पर भी कोएंजाइम ए, ये एक एंजाइम है, उसको शॉर्टकट में को ए लिखते हैं. सो इट आल्सो एक्ट्स एज अ कोएंजाइम. इट बाइंड्स लूजली फॉर टेम्पररी पीरियड एंड इट गेट्स रिमूव्ड इजीली एंड प्रोडक्ट इज रिलीज्ड. ओके, इनकी बाइंडिंग टाइट रहेंगी, सो ये प्रोडक्ट बनने बाद भी वहीं पे रहेंगे और थोड़ी देर के बाद निकलेंगे. फिर इनकी लूज बाइंडिंग रहेंगी, प्रोडक्ट बनने के साथ ये लूज होकर निकल जाएंगे.
ओके, सो कोएंजाइम ए। दूसरा एंजाइम है अपना विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन नायासिन। विटामिन नायासिन कौन सा विटामिन है? B1, B2, B6, B12, अलग अलग विटामिन अपने पास। सो आपका होमवर्क, विच इज दिस विटामिन, ये बी कॉम्प्लेक्स में का कौन सा विटामिन है? नायासिन। ओके, मुझे इन्फॉर्म करने का आंसर आपने। सो ये नायासिन जो है इट इज प्रेजेंट इन NAD, इट इज प्रेजेंट इन NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. This full form is given in NCERT. nicotinamide adenine dinucleotide. इसमें निकोटिनामाइड में जो है नायासिन जो है विटामिन वो लूजली बाउंड रहता, इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम। ओके, लास्टली योर Zn2 plus ions. Zn2 plus ion acts as a cofactor for the activity of, it acts as a cofactor for carboxypeptidase. सॉरी, carboxypeptidase ये एंजाइम का नाम। carboxypeptidase ये नाम कैसे पड़ा? सो पेप्टाइड मतलब ये प्रोटीन है। सो आपका जो प्रोटीन रहता, सो प्रोटीन हैज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 ऐसा करके जाएगा। यहाँ पे अमाइनो एसिड लास्ट वाला है। अमाइनो एसिड का जो लेफ्ट एंड रहता है वहां पे अमाइन ग्रुप रहेगा NH2, ओके, और जो राइट एंड रहेगा वहां पे COOH ग्रुप रहेगा। N टर्मिनल, C टर्मिनल, ऐसे दो टर्मिनल देखे थे ना अपन ने। सो बीच में ऐसे फिर दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पे CH, यहाँ पे फिर वेरिएबल ग्रुप और फिर CONH, अगला अमाइनो एसिड ज्वाइन हुआ रहेगा CONH लिंकेज से। सो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है इधर, और इधर आपने देखे कार्बन वाला ग्रुप है। सो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है पूरा, जब इसका ब्रेकडाउन करने का रहेगा अपने को अपने डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू in your digestive tract, so that time this enzyme carboxypeptidase, it will help in breaking down this enzyme at carboxy end. carboxy end है कि इधर वाला अपना COOH end, वहां से तोड़ना शुरू करेगा। ठीक है, ऐसे इधर भी रहता अमाइनो पेप्टिडेज, वो अमाइन ग्रुप की तरफ से तोड़ना शुरू करता है एंजाइम को, अपने प्रोटीन को। तो ये वाला जो एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन योर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम C टर्मिनल। तो ये एंजाइम अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता, इट इज प्रेजेंट इन योर डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, वहां पे अपना प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और प्रोटीन से फिर अमाइनो एसिड्स, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे। ओके, डाइजेशन में अपने को आएगा फिर से नाम। बट इसके काम के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए तुमको जिंक आयंस की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया एग्जांपल्स? सबके एग्जांपल्स, हिम ग्रुप इधर रहेगा, इधर नायासिन है और इधर जिंक ग्रुप है फॉर कार्बोक्सीपेप्टिडेज। एमसीक्यू आता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मेटल आयन काम करता, सीधा क्वेश्चन बनेगा। सो जिंक आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एज अ कोफैक्टर फॉर एक्टिवेटिंग द कार्बोक्सीपेप्टिडेज। Okay, so this is all discussion about cofactor. It is given at the end, so check out it once. आपको इसके बाद है, let's see next bit or short bit, metabolism. You know what metabolism is? Metabolism is just the sum total of all chemical reactions that occur in the body of or in a living system. So sum total of all biochemical reactions, sum total of all biochemical reactions that occur within a living system. हमारे सेल्स के अंदर होने वाली हर रिएक्शन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. विदाउट एंजाइम नो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन प्रोसीड. सो मेटाबॉलिज्म है तो वहां पे एंजाइम रहेंगे ही रहेंगे. एंजाइम्स आर हाईली इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, राइट? There are two types of metabolic reactions, anabolic reactions and catabolic reactions. Anabolic reaction and catabolic reactions, they are simply called anabolism and catabolism. Generally, anabolism are synthetic metabolic reactions in which small molecules join to form large molecules. Small molecules join to form large molecules, whereas it is generally breakdown reaction. It is a breakdown reaction, catabolism, in which the large molecule breaks down into smaller pieces. Larger molecule breaks down into smaller pieces. For example, your photosynthesis is the example of anabolism, in which CO2 combines with water to produce C6H12O6 plus O2.
6CO2 combines with 6H2O to produce C6H12O6 glucose and your oxygen is released into atmosphere in presence of sunlight and chlorophyll. सबको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता ही होनी चाहिए. ओके तो यहाँ पे हो रहा है क्या, छोटे छोटे CO2 और H2O, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म सी चेन ऑफ कार्बन C6H12O6, बड़ा मॉलिक्यूल तैयार है. सो दिस इज अ रिएक्शन व्हिच इज सिंथेटिक रिएक्शन. एनाबॉलिज्म मतलब तैयार होना, सिंथेसिस होना. Whereas the reversal of photosynthesis, that is C6H12O6, when it is added with 6O2, that is your respiration, breathing respiration, cellular respiration. So that time in presence of various enzymes, this CO2, this C6H12O6 is broken down into again CO2 and H2. हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, स्टार्च खाएंगे, सेल्यूलोज खाएंगे, आप जो कोई भी खाना खाने वाले, सो वो एक प्रकार का फूड है आपका, कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज ही मिलता, सेल्यूलोज से भी ग्लूकोज ही मिलेगा. अल्टीमेटली वो ग्लूकोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू होते हुए सेल्स तक जाएगा. At cellular level, in mitochondria, cytoplasm, that glucose is broken down by utilizing O2. We are inhaling oxygen. That oxygen is also supplied to cells through your blood, and ultimately that glucose is broken down, oxidized in presence of enzymes, and the cells will produce energy along with CO2 and water. Along with energy and यहाँ पे ATP तैयार होते 38 ATP molecules and water. And CO2, that CO2 is brought to blood, brought to lungs again by blood, and we will exhale that CO2. Oxygen is inhaled and CO2 is exhaled. So oxygen is utilized for breaking down this glucose, and as a result CO2 will be produced. Here you will say, sir, CO2 is produced, यहाँ पे कुछ तो produce हो रहा, but how that CO2 is produced? It is being produced by breakdown of larger molecule. So therefore this is not a synthetic reaction, this is a breakdown reaction. बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे तैयार कर रहे हैं, यहाँ छोटों को जोड़कर बड़ा तैयार करने का है. समझ रहा है? ओके सो द बेसिक डिफरेंस. कैटाबॉलिज्म मतलब कटिंग, याद रखो, सी फॉर कटिंग मतलब तोड़ना. ओके देन सेकंड पॉइंट हो गया इसका एग्जांपल. थर्ड पॉइंट अगर बात करूं, सो जनरली इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. एनर्जी कंज्यूमिंग, सोलर एनर्जी कंज्यूम होती फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट की एनर्जी कैप्चर होती, सोलर एनर्जी. मींस इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. इट इज एंडो मींस अंदर लेना, थर्मा मतलब हीट, सो इट कंज्यूम्स हीट, इट कैप्चर्स हीट, एंड अपने को हीट सप्लाई करना पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करना. वेयर यहाँ पे एटीपी तैयार हो रही, आपकी बॉडी में हीट तैयार होती, एनर्जी तैयार होती. सो दिस इज एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस or energy producing process, or heat is evolved, hence it is called exothermic process. Hence it is called exothermic process. Okay, so these are 2-3 basic points about your anabolism and catabolism. Difference कैसा है याद रख लो. So this is the general concept of metabolism. Each metabolism के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम उसको एनसीईआरटी रीडिंग में देखने वाले बाद में, बट बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट. Okay, now last bit is given, secondary metabolites. So just open the page in state board textbook and secondary metabolites का पेज आपको एनसीईआरटी में जहां पर हेडिंग दी हुई वो वाला पेज. First of all, what is secondary metabolite? Let's see this point. Secondary metabolite किसको बोलते हैं? So मेटाबॉलिज्म में जो भी प्रोडक्ट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, अभी जो अपन ने मेटाबॉलिज्म देखे रिएक्शंस होती है अपनी बॉडी में, सो उन रिएक्शंस में जो भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स. ओके सो कई मेटाबोलाइट्स, कई ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो अपनी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस में या तो सबस्ट्रेट बोल के काम करेंगे या फिर प्रोडक्ट बोलकर वो रिलीज होंगे. बोथ आर मेटाबॉलिक एंटिटीज, दोनों मेटाबॉलिज्म के ही हिस्से हैं, सबस्ट्रेट भी और प्रोडक्ट्स भी. ओके दे आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स. अब इनमें जो हमारी बॉडी में कई हजारों सब्सटेंसेस, हजारों केमिकल्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, राइट. तो उनमें से किसको प्राइमरी मानना और किसे सेकेंडरी मानना चाहिए? सो जिनका ऐसे मेटाबोलाइट्स, द मेटाबोलाइट्स हुज एग्जैक्ट फंक्शन और रोल इन मेटाबॉलिज्म इज नोन, जिनका फंक्शन आपको एग्जैक्टली पता है
जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज इज दिस प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज इज दिस सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। हमारे को एनर्जी देगा तो हमको उसका एग्जैक्ट रोल पता है, हमको पता चल रहा है कि वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा, वो क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। सो जिसका हमें फंक्शन पता है, ऐसे मेटाबोलाइट को बोलने का प्राइमरी मेटाबोलाइट। व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट? द मेटाबोलाइट whose function or role is in a metabolic pathway is well known, is well identified. It is called primary metabolite. Whereas certain substances are still produced by plants whose role is not known, whose role is unknown, जिसका रोल पता ही नहीं रहता. So they are called role not known. They are called secondary metabolites. समझ रहे? रोल और फंक्शन नॉट नोन, तो जिनका फंक्शन पता नहीं है उनको बोलने का सेकेंडरी मेटाबॉलाइट। इसके एग्जांपल्स अभी बताया, ग्लूकोज, ओके, स्टार्च, आप जो भी खाएंगे फूड, अलग अलग प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, कई प्रोटीन्स अपनी बॉडी में, लिपिड्स, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, अपन जितने देखे वो सब प्राइमरी मेटाबॉलाइट, उनका डायरेक्ट रोल हम फंक्शन स्टडी कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन ही पता नहीं रहता क्यों प्रोड्यूस होते। तो जिसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा, फॉर एग्जांपल अलग अलग लिस्ट है यहाँ पे आपको दिया है, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट का एक टेबल ही दिया है स्टेट बोर्ड में, एनसीईआरटी में एट द एंड दिया है। तो फॉर एग्जांपल अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग मसालों में फ्लेवर्स रहते, तो फ्लेवर्स कैसे क्या होती है, एरोमेटिक स्मेल रहती किसी में स्ट्रॉन्ग मेंथॉल जैसी स्मेल रहेगी, आसमान तारा वगैरह, आपका पुदीना वगैरह। सो वो जो केमिकल्स है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है, तुलसी की भी स्पेशल स्मेल रहती। सो इन प्लांट्स में ये जो स्मेल आ रही, ये जो केमिकल्स है जिनकी वजह से वो ओडर आ रही है, वहां पे एक फ्रेग्रेंस क्रिएट हो रही है या फिर एक स्मेल आ रही, उसको स्पेशल एरोमा क्रिएट हो रही, या उसका टेस्ट बदल जा रहा है वो केमिकल की वजह से। सो उसका एग्जैक्ट रोल पता नहीं है। That smell or odor producing substance is produced as a result of byproduct. It is a byproduct of some reaction. लेकिन उसको स्टोर करने का बस लीव्स में स्टोर हो जाता, लीव्स की फिर स्मेल बदल जाती, टेस्ट बदल जाता, मगर उसका कोई बेसिक रोल नहीं है मेटाबॉलिक रिएक्शन में। पॉइंट क्या बोल रहा हूं ध्यान में? रबर, नेचुरल रबर, ओके। सो नेचुरल रबर भी क्या होता, जहां पे प्लांट है, रबर प्लांट जो रहते, सो वहां पे से वो रबर रिलीज करते, सीक्रेट करते रहते। सो वो रबर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है उसका कोई रोल पता नहीं। ऐसा माना जाता है कि उसका रोल वुंड हीलिंग में वगैरह में रहेगा, बट इट इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन दैट प्लांट। तो इसके लिए उसको सेकेंडरी मेटाबॉलाइट माना। कई सारे अल्कलॉइड्स, कई सारे टर्पिन्स और लिपिड्स, ओके, कई सारे स्टेरॉल्स रहते, दीज आर आल्सो लिपिड्स। कई सारे प्रोटीनस पार्ट्स, एक हो गया फॉर एग्जांपल स्टेरॉल्स, उसके जैसे एक और है डायएसिटिल, अपना मॉर्फिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपावर सोमनीफेरम। उसी तरीके से दिस इज व्हाट इज मॉर्फिन, आपने नाम सुना है, मॉर्फिन, हेरोइन, ड्रग्स रहते हैं ये सब, ओके। आजकल टीवी में बहुत चल रहा है ड्रग्स का मामला, तो आपको मालूम है, आपके सुनने में आए वाले से। तो ये मॉर्फिन वगैरह ड्रग्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड ओपिएट नार्कोटिक्स, ओके। दे एक्ट एज पेन किलर, दे रिड्यूस पेन, दे गिव अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सनेस, ओके, यू फील रिलैक्स्ड, ओके। तो मॉर्फिन जो रहता, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट पैपावर सोमनीफेरम, इट इज कॉल्ड पॉपी प्लांट। इसको कौन से प्लांट से निकालते हैं? पॉपी प्लांट। अच्छा, ये तो चलो अमेरिकन वगैरह दूसरे देश के हो गए। इंडिया का बोलता मैं तुमको, फॉर एग्जांपल गांजा, चरस, हशीश, अफीम। क्या सिखा रहे बोलना सर, हमको ड्रग्स सिखा रहे क्या? ड्रग्स आर द एग्जांपल ऑफ दीज ड्रग्स व्हिच आर हियर, गांजा वगैरह, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, ओके, कैनाबिस सटाइवा, हेम्प प्लांट, HEMP, हेम्प प्लांट, गांजे का झाड़। तो ये गांजे के झाड़ में जो ये स्पेशल केमिकल्स रहते हैं, गांजा बनता है उससे। सो ये सब क्यों है? ये प्लांट्स में अल्कलॉइड्स है और वो इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रहते हैं कि अगर हमने वो खा लिए, कंज्यूम कर लिए, स्मेल कर लिए, तो हमारी डेथ भी हो सकती है एक्सेस अमाउंट में लिए। थोड़े अमाउंट में लिए तो वो अपने बॉडी पे मेडिसिन का काम कर सकते हैं, एक्सेस होने लग गया तो कई बार डेथ भी होती। तो ये केमिकल्स तैयार क्यों हो रहे, उनका रोल पता नहीं।
इसीलिए उनको क्या मानने वाले अपन ने, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आपको टर्पिन्स एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह। आपको एनसीईआरटी में जो पूरा टेबल दिया आपको लर्न करना है अलग अलग एग्जांपल्स का। ओके, कुछ टॉक्सिन्स रहते हैं, राइसिन वगैरह कुछ टॉक्सिन है, कॉन्केनावेलिन ए नाम का एक वहां पे आपको लेसिथिन अपने कॉन्केनावेलिन ए नाम का एक केमिकल दिखाई देगा। ओके, सो बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो अलग अलग प्लांट से मिलते हैं। धतूरा में भी रहता, अलग अलग प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहते। निकोटिन रहता टोबैको में निकोटिन, दैट इज आल्सो इट्स रोल इज आल्सो अननोन। फिर वैसे कैरेट में रहता अपने जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स रहते। धतूरा में अपना रहेगा तुम्हारा ट्रोपेन, धतूरा में ट्रोपेन, TROPANE, आप नोट करते चलो, मैं आपको इंग्लिश करो, ट्रोपेन इन धतूरा। और मेंथा इन योर मेंथॉल, अपना मेंथा प्लांट मेंथॉल रहता है उसमें, पुदीने में। सो ये जो केमिकल्स है दीज आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट बट देयर रोल इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट स्टिल अननोन इन मेटाबॉलिक पाथवे, सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझ में आ रहा क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, लेकिन क्यों प्रोड्यूसर है पता नहीं। हाँ, अपने काम किया अपन उसको फिर फ्लेवरिंग एजेंट, फ्रेग्रेंस वगैरह बोल के, फूलों में भी जो स्मेल रहती वगैरह उनका तो चलो रोल रहता कि वो स्मेल से क्या होते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते। बट कुछ ऐसी जगह पे भी कुछ केमिकल्स तैयार होते हैं जिनका रोल आज भी पता नहीं। ओके, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So here this is done about your basic discussion. We will study about miscellaneous points and we will start NCERT reading and some MCQs. We will also solve some MCQs in our next lecture.